हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी एक सत्य घटना पे आधारित है जो लेबनान में किडनैप किए गए कोरियन डिप्लोमेट को किस थ्रिल से छुड़ाया जाता है इस पे बनी हुई है। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। साल है 1986 का और जगह है लेबनान की कैपिटल बैरूट। साउथ कोरिया का डिप्लोमेट जेसॉक कार से एम्बेसी जा रहा होता है। इस वक्त लेबनान में क्रिश्चियन और मुस्लिमों के बीच युद्धजनक स्थिति बनी हुई है, तो कुछ आतंकवादी जेसॉक की कार को रुका के उसे किडनैप करते हैं। किस्मत से ड्राइवर जिंदा बच जाता है। अब ये बात कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट को पता चलती है, जिससे मिनिस्टर चोई काफी परेशान होता है। मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि किडनैपरों ने अभी तक पैसे की या किसी भी चीज की डिमांड नहीं की है, इसलिए किडनैपरों के बारे में कोई पता नहीं चल सका। मगर मीडिया मिनिस्टर चोई पे सवाल उठा के एक्शन चाहती है। लेबनान से लौटी जेसॉक की फैमिली भी काफी परेशान है। अब इस घटना को 1 साल गुजरता है। कोरिया के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला मिंजू अपने बॉस मैकॉन पे इस बात से नाराज है कि सीनियर होने के बावजूद उसके बदले उसके जूनियर को ब्रिटेन में भेजा जा रहा है, जो एक प्रमोशन की तरह है। मैकॉन बताता है कि वो जूनियर पॉलिटिकल साइंस कॉलेज से फॉरेन सर्विस की एग्जाम पास करके आया है। मिंजू इस बात से खफा है कि एक्सपीरियंस होने की कोई वैल्यू ही नहीं। मैकॉन बताता है कि इराक के लिए ओपनिंग है, तो अगर मिंजू वहाँ जाने को तैयार है तो उसकी पोस्टिंग वहाँ की जा सकती है। मैकॉन बताता है कि असली करियर तो मिडल ईस्ट में है, मगर मिंजू टेररिस्ट के बीच रहना नहीं चाहता। उसे यूरोप नहीं तो अमेरिका जाना है, मगर वहां जाने वाले ऑफिसर्स की तो कतार लगी है। तो मैकॉन उससे कहता है, दिन में सपने मत देखो। रात को पूरा डिपार्टमेंट उस जूनियर की पार्टी में चला जाता है, मगर मिंजू नहीं गया। वो गुस्से से वर्ल्ड ग्लोब पे उंगली रख के अपनी किस्मत को आजमा रहा है, और बदकिस्मती से उसकी उंगली हर बार लेबनान पे आके रुकती है। गुस्से से मिंजू अपने जूनियर को मिले बुके पे कॉकरोच मारने की दवा छिड़क के ऑफिस से घर जाने निकलता है कि तभी टेलीफोन की रिंग बजती है। मिंजू कॉल उठाता है, मगर सामने से किसी की भी आवाज नहीं आ रही। तभी सामने वाला आदमी टैपिंग की आवाज निकालता है। मिंजू समझ जाता है वो आदमी कोड लैंग्वेज में उससे कुछ कहना चाहता है। ये कोड लैंग्वेज फॉरेन अफेयर्स में काम करने वाले ऑफिसर्स को ही सिखाई जाती है। तो अब मिंजू उस टैपिंग को डिकोड करता है, तो वो मैसेज होता है, मैं जेसॉक हूँ और अभी भी जिंदा हूँ। वो सुन के मिंजू शॉक होता है, क्योंकि ये जेसॉक वही है जिसे 1 साल पहले किडनैप किया गया था। तो अब ये बात फॉरेन मिनिस्टर चोई को बताई जाती है। सभी इस न्यूज से हैरान है, क्योंकि सब जेसॉक को मरा हुआ समझ रहे थे। मैकॉन बताता है कि ये बात सिर्फ फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट को ही पता है। मैनेजर किम कहता है कि ये न्यूज टॉप मिनिस्ट्री को दे नहीं सकते, क्योंकि अगर ये न्यूज गलत निकली तो वो लोग बहुत गुस्सा होंगे। मैकॉन को लगता है कि जेसॉक को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। किम कहता है कि अगर जेसॉक को लाने में हम कामयाब हुए तो अगले इलेक्शन में हमारे ही प्रेसिडेंट जीतेंगे, जिसका फायदा हमें भी होगा। मगर मिशन फेल गया तो सबकी नौकरी जाएगी, और अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि जेसॉक सचमुच जिंदा है। तो अब इस मामले को कोरियन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से छुपा के खुद हैंडल करने का फैसला चोई लेता है। किम कहता है, हम कोरिया में स्थित CIA एजेंट कार्टर की मदद ले सकते हैं, जो मिडल ईस्ट का एक्सपर्ट है और हमारा दोस्त भी रह चुका है। तो अब कार्टर से बात करने का जिम्मा मिंजू पे सौंपा जाता है, क्योंकि मिंजू मिडल ईस्ट का इंचार्ज है। मैकॉन मिंजू को चने के झाड़ पे चढ़ाता है, मगर अकलमंद मिंजू भी सिचुएशन देख के अपनी डिमांड रखता है कि ये काम पूरा होने के बाद उसकी पोस्टिंग अमेरिका करनी होगी। मैकॉन उसे डांटता है कि यहाँ लोगों की जान खतरे में है और तुम्हें पोस्टिंग की पड़ी है। तो दूसरे दिन मिंजू कार्टर के ऑफिस पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि टैपिंग की सीक्रेट लैंग्वेज के जरिए जेसॉक ने उनसे कांटेक्ट किया था, तो उसे बचाने के लिए उन्हें कार्टर की मदद चाहिए। कार्टर बॉटल पे सेम टैपिंग करके कहता है, ये लैंग्वेज तो काफी लोग जानते हैं, वो जेसॉक है, इसका क्या सबूत है? मिंजू उससे कहता है कि कुछ साल पहले तुमने जर्मन सिटीजन हॉस्टेज को टेररिस्ट से छुड़ाने में नेगोशिएटर बन के मदद की थी, वही मदद हम चाहते हैं। कार्टर कहता है, मैंने डायरेक्टली मदद नहीं की थी, इसमें कुछ मिडलमैन भी सहभागी थे। अगर कोरियन मिनिस्ट्री ऑफिशियली रिक्वेस्ट करे तो वो सोच विचार कर सकता है। मिंजू उससे कहता है कि जैसे ही वो हॉस्टेज जेसॉक होने का कंफर्मेशन आएगा, उसे ऑफिशियल रिक्वेस्ट भी मिलेगी। तहकीकात से चोई को पता चलता है कि जर्मन हॉस्टेजेस के वक्त स्विस आर्ट डीलर हेंस ने कार्टर की मदद की थी। चीफ सेक्रेटरी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ है, तो वो चोई से कहता है कि इस हेन की मदद से जेसॉक के जिंदा होने का प्रूफ लेके आओ, तभी मैं उसे छुड़ाने के लिए पैसे अरेंज करूंगा। तो अब चोई मैकॉन को फोन करके मिंजू को स्विट्जरलैंड भेजने कहता है, जिसे वहां जाके हेंस से बात करनी है। तो अब अगले प्लेन में मिंजू को बिठाया जाता है। प्लेन में मिंजू हेंस को इम्प्रेस करने के लिए इंटरेस्ट न होने के बावजूद आर्ट को स्टडी करता है। वो स्विट्जरलैंड में हेंस के मैंशन पहुंचता है और हेंस को इम्प्रेस करने के लिए वहां लगाए पिकासो के एक पेंटिंग पे अपना अधूरा ज्ञान बांटने लगता है, जिसको वो प्लेन में रट के आया था। मगर हेंस जान जाता है मिंजू को आर्ट का ABCD भी नहीं आता। मिंजू भी स्वीकार करता है कि इम्प्रेस करने के चक्कर में वो ये सब कर रहा था। हेंस को मिंजू का सच्चा स्वभाव भा जाता है। हेंस मिंजू को बताता है कि टेररिस्ट ने जेसॉक को
जापानीज समझ के किडनैप किया था, मगर बाद में वो गैंग दो गुटों में बढ़ गई। एक को रसूल चला रहा है तो दूसरे को अब्बास। अब जैक रसूल के पास है। हेंस बताता है कि उन्होंने जैसॉक की रिहाई के लिए $5 मिलियन की मांग की है और एज अ नेगोशिएटर वो 10% सर्विस चार्ज लेगा। वो सुन के मिंजू पास रखे टाइम मैगजीन पे कोरियन लैंग्वेज में लिखता है प्लीज सेव मी, और उसे हेंस को देते हुए कहता है कि उसे जेसॉक का इस मैगजीन के साथ फोटो चाहिए जो जेसॉक के जिंदा होने का प्रूफ होगा। तो अब मैगजीन टेररिस्ट के पास पहुंचा दिया जाता है। यहाँ जेसॉक के जिंदा होने का प्रूफ मिलते ही चीफ सेक्रेटरी 5 मिलियन रैंसम देने को तैयार होता है, जिससे चोई खुश होता है। मगर तभी वहां पे सेंट्रल इंटेलिजेंस का चीफ टोजिन आता है। टोजिन को पता चल चुका है कि फॉरेन अफेयर्स वाले इंटेलिजेंस एजेंसी को बिना खबर लगाए हॉस्टेज को छुड़ाने का मिशन चला रहे हैं, जिससे टोजिन का ईगो हर्ट हो चुका है। ऊपर से अफेयर्स वाले कार्टर और हेंस जैसे फॉरेनर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मगर उन्हें इन्वॉल्व नहीं कर रहे। टोजिन को जब पता चलता है कि रैंसम के पैसे लेके मिंजू नाम का ऑफिस बाबू जा रहा है तो उसे अफेयर्स वालों पे हंसी आती है। ऑफिस में काम करने वाला आदमी टेररिस्ट से नेगोशिएट करेगा तो वो इस बात पे चोई को सुनाता है। तभी मिंजू आके उन्हें जेसॉक के जिंदा होने का प्रूफ देता है। वो ये जताता है कि वो उसके काम में कामयाब हुआ है तो वो जेसॉक को छुड़ा के लाने में भी कामयाब होगा। वो टोजिन को रूल्स का वास्ता देके कहता है कि जेसॉक ने उसे पहली बार कांटेक्ट किया था तो उसका फर्ज बनता है कि वो जेसॉक को छुड़ाने के लिए जाए। तो टोजिन कुछ कह नहीं पाता। इस बात पर चोई मिंजू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने टोजिन की बोलती बंद की। तो मिंजू भी इस बात का फायदा उठा के चोई से कहता है कि अगर वो इस मिशन में कामयाब हुआ तो उसकी पोस्टिंग अमेरिका की जाए। चोई मान जाता है। अब 50% रैंसम लेके मिंजू हेंस के पास पहुंचता है। हेंस इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है कि वो इन पैसों के बदले जेसॉक को छुड़ा के लाने में उनकी पूरी मदद करेगा। वो मिंजू को पिकासो की वही पेंटिंग देते हुए कहता है कि इस पेंटिंग के बदले बैरूट एयरपोर्ट पे उसका एक आदमी उसे ये $2.5 मिलियन देगा, जो लेके मिंजू को हेंस के बैरूट के एजेंट करीम से मिलना होगा, जो उसे लेके रसूल के पास जाएगा। जब कोरियन गवर्नमेंट बाकी के 2.5 मिलियन देगी तब रसूल जेसॉक को आज़ाद करेगा। अब मिंजू लेबनान जाने निकलता है। यहाँ बैरूट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज बशीर को पता चलता है कि एक कोरियन किसी हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए रैंसम के पैसे लेके आ रहा है। तो मिंजू जब अराइवल वीज़ा हासिल करके बाहर आता है तो बशीर और उसकी टीम मिंजू को रोकती है। मिंजू के बैग की तलाशी ली जाती है जिसमें एक बच्चे की पेंटिंग और कपड़ों के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो वो मिंजू को जाने देते हैं। उनके जाते ही मिंजू को हेंस का आदमी मिलता है। वो मिंजू को स्टोरेज एरिया में ले जाता है, जो बशीर देखता है और उसे कुछ शक होता है। हेंस का वो आदमी पहचान के लिए मिंजू से पेंटिंग मांगता है तो मिंजू बच्चे की पेंटिंग के नीचे से पिकासो की फेक पेंटिंग निकालता है। पेंटिंग देख के वो आदमी मिंजू को हेंस ने ट्रांसफर किए हुए $2.5 मिलियन देता है। मिंजू उन पैसों को अपने बैग में भरता है। वो आदमी बताता है कि बाहर 593 नंबर की टैक्सी खड़ी है जो उसे करीम के पास ले जाएगी। तभी वहां आते बशीर को देख मिंजू पिछले रास्ते से एयरपोर्ट के बाहर भागता है तो बशीर और उसके आदमी मिंजू की तरफ फायरिंग करने लगते हैं। जान बचाने के चक्कर में मिंजू बताई गई टैक्सी के बदले 500 की टैक्सी में घुस जाता है और उसे वहां से टैक्सी भगाने को कहता है। फायरिंग देख के 500 भी टैक्सी भगाता है, मगर थोड़ी दूरी पे जाके वो टैक्सी को रोकता है और मिंजू पे इस बात पे बिगड़ता है कि मिंजू की वजह से आज उसकी जान चली जाती। 500 भी एक कोरियन है जो पैसे कमाने के चक्कर में इलीगली लेबनान आया था। मिंजू उसे बताता है कि वो सरकारी काम के लिए आया है और मिलिट्री वालों के फायरिंग की वजह से गलती से इस टैक्सी में बैठा, मगर 500 को इससे कुछ लेना देना नहीं। मिंजू उसे कोरियन होने का वास्ता देके कोऑपरेट करने को बोलता है, मगर फिर भी 500 नहीं मानता। तो अब मिंजू उसे पैसे का लालच देके किसी ऐसी जगह ले जाने बोलता है जहाँ से वो इंटरनेशनल कॉल कर सकता है। तो अब 500 उसे एक बस्ती में लेके जाता है जहाँ से मिंजू मैकॉन को कॉल लगाता है और उसे सिचुएशन बताता है। मैकॉन उसे करीम का एड्रेस देता है। मिंजू उसे बताता है कि उसे यहाँ एक कोरियन टैक्सी ड्राइवर मिला है। 500 का नाम सुन के मैनेजर किम चौंक जाता है क्योंकि वो 500 को पहचानता है। अब किम 500 से बात करके उसे मिंजू की मदद करने बोलता है। एम्बेसी का काम सुन के 500 तैयार होता है। किम मिंजू से कहता है कि 500 हेल्प तो करेगा मगर उससे बच के रहे क्योंकि वो पैसे का लालची है। तो अब मिंजू 500 को पैसे का लालच देके करीम के पास ले जाने बोलता है, मगर 500 को इस बार पैसे नहीं अमेरिका का वीज़ा चाहिए। मिंजू उससे कहता है कि उसके हाथ में नहीं है। 500 नहीं मानता तो वो उसे मस्का मार के ढेर सारे पैसे देने तैयार होता है। यहाँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी मिंजू का स्केच बनाती है। मिंजू और 500 करीम के पास जाने निकलते हैं। रास्ते में एक चेक पॉइंट आता है। लेबनान में क्रिश्चियन और मुस्लिमों के बीच धर्म युद्ध चल रहा है और ये चेक पॉइंट क्रिश्चियन लोगों का है। 500 मिंजू से कहता है कि क्रिश्चियन होने का नाटक करो, मगर तभी ठीक उनके सामने एक कार में सुसाइडल बॉम्ब ब्लास्ट होता है
जिससे डर के पांसू कार को वहां से भगाता है। तभी लेबनान में किसी जगह अब्बास का आदमी आके उससे कहता है कि रसूल कोरियन हॉस्टेज के बदले रैंसम के पैसे वसूल करने वाला है, जिसे 1 साल पहले अगवा किया गया था। उस वक्त रसूल और अब्बास एक थे, तो अब्बास चाहता है कि रैंसम के पैसे पे उसका भी हक है। दूसरी ओर मिंजू और पांसू करीम के ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। मिंजू चाहता है कि पांसू भी उसके साथ करीम के पास चले, क्योंकि उसे यहाँ की भाषा नहीं आती, मगर पांसू तैयार नहीं होता। तो अब मिंजू पांसू को बिना पैसे दिए ही उतरता है, तो पांसू को उसके साथ चलना ही पड़ता है। करीम भी एक मिलिटेंट है, वो हैंस की तरफ से जेसॉक को छुड़ाने के मिशन में मिंजू की मदद कर रहा है। वो मिंजू को रसूल के यहाँ ले जाने को तैयार होता है। मिंजू पांसू को उसके पैसे दे देता है और उससे झूठ कहता है कि अगर वो उसके साथ इस मिशन में रहेगा तो वो उसे अमेरिका का वीज़ा दिलवाएगा। वीज़ा का नाम सुन के पांसू तैयार होता है। अब ये दोनों करीम के साथ रसूल के यहाँ जाने निकलते हैं, मगर वहाँ पहुँचते ही उन्हें फायरिंग की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। तो करीम अपने लोगों के साथ रसूल के ठिकाने की ओर मुड़ता है। मिंजू और पांसू छुपके से वो सब देखने लगते हैं कि तभी वो अब्बास के लोगों को जेसॉक को ले जाते हुए देखते हैं, जिन्होंने रसूल को मार के जेसॉक को उठा लिया है। करीम अब्बास के एक आदमी को पकड़ लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि अब अब्बास रैंसम के पैसे की मांग करेगा, जो 5 मिलियन नहीं बल्कि कहीं ज़्यादा होगी। करीम उस आदमी को मार डालता है। करीम मिंजू को दिलासा देता है कि जेसॉक सेफ है, क्योंकि उसके बदले तो अब्बास रैंसम की मांग करेगा। मगर करीम अब्बास के पहुंचने के पहले जेसॉक को अब्बास के आदमियों से छुड़ाना चाहता है। तो वो मिंजू से कहता है कि जब तक उनका एक काम नहीं होता वो उसकी बताई गई जगह पे सेफ रहे। तभी पांसू कहता है कि मिशन तो फेल हुआ है, तो अब वो यहाँ रुकना नहीं चाहता। करीम उससे कहता है कि ये जगह टेररिस्ट से भरी हुई है, तो वो उनके नहीं तो बशीर के हाथों मारा जाएगा। यहाँ कोरिया में टोजिन को खबर लगती है कि जेसॉक को किसी और गैंग ने फिर से किडनैप किया है, तो वो फैसला करता है कि अब ये मैटर इंटेलिजेंस एजेंसी को देने में ही भलाई है। दूसरी ओर मिंजू और पांसू का एक वीरान बिल्डिंग में रहने का बंदोबस्त किया जाता है। पांसू समझ गया है इस मिशन में कुछ रखा नहीं है, तो रात को वो मिंजू की बैग से 2.5 मिलियन चोरी करता है और भाग जाता है। तभी गोलियों की आवाज़ों से मिंजू जाग जाता है। जब उसे आसपास पांसू नहीं दिखाई देता तो वो अपनी बैग चेक करता है, जिसमें से पैसे गायब है। वो समझ जाता है उसके विश्वास का फायदा उठा के पांसू पैसे लेके भाग गया है। तभी बशीर अपने लोगों के साथ मिंजू को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाता है। बशीर से बचने के लिए मिंजू विंडो से बाहर निकलकर एक इलेक्ट्रिक पोल के सहारे स्लैब पे छुप जाता है। मिंजू न मिलने पर बशीर के लोग वहां से चले जाते हैं। तभी मिंजू की नज़र नीचे रोड पे जाती है, जहां पांसू पैसे लेके भागने की तैयारी में है। कार का टायर ठीक करने के चक्कर में वो अटका हुआ है। पांसू को देखते ही मिंजू उसे गाली गलौज करने लगता है। मिंजू को देख के पांसू कार से भाग जाता है, तो मिंजू उसके पीछे भागने लगता है और रास्ते में एक कार को चुरा के पांसू की कार का पीछा करने लगता है। दोनों में चेस शुरू होता है, मगर तभी मिंजू की कार का इंजन खराब हो जाता है, तो कार भी रुक जाती है। पांसू तो भाग जाता है। मिंजू कार से उतरता ही है तो कुछ जंगली कुत्ते उस पर हमला करते हैं। उनसे बचने के लिए मिंजू कार में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद जब कुत्ते चले जाते हैं तो मिंजू कार से नीचे उतरता है, मगर अब बशीर अपनी फोर्स के साथ वहां आता हुआ उसे नजर आता है। उनसे बचने के लिए मिंजू पास ही के एक पहाड़ी पे छुप जाता है। मिंजू को वहां ना देखकर बशीर के लोग उस कार को बॉम्ब से उड़ा के वहां से चले जाते हैं। तो अब बिना कार के मिंजू चल के जाने का फैसला करता है। यहाँ पांसू अपनी गर्लफ्रेंड लायला के घर बड़े मजे कर रहा है, मगर लायला को जब पता चलता है कि उसने एक इंसान की जान को बचाने के लिए लाए हुए पैसे चुराए हैं, तो वो उस पर बहुत बिगड़ती है। लायला उससे कहती है कि उसकी वजह से 2 लोगों की जान खतरे में पड़ने वाली है, जिससे उनके फैमिली की बद्दुआ हमारी जिंदगी पे लगेगी। इस बेईमानी के पैसे से हम हमारी जिंदगी नहीं संवार सकते। लायला की बातें सुन के पांसू को अपनी गलती का एहसास होता है। तो दूसरे दिन सुबह पांसू पैसे लेके मिंजू को ढूंढने निकलता है। रास्ते में उसे मिंजू मिल जाता है, जो पांसू की हरकतों की वजह से बहुत उखड़ा हुआ है। वो अपना गुस्सा जाहिर करता है, मगर बाद में पांसू को माफ कर देता है। अब पांसू मिंजू को लायला के घर लेके आता है। मिंजू कोरिया टेलीफोन कॉल करना चाहता है, तो अब लायला मैप देख के उनसे कहती है इंटरनेशनल कॉल सर्विस इस लोकेशन से काफी दूर है और वहाँ जाना भी खतरे से खाली नहीं। तो अब ये दोनों फिर से करीम की मदद लेने की सोचते हैं। मिंजू और पांसू दोनों कैसे वैसे करीम के यहाँ पहुँचते हैं, तो करीम बताता है कि उन्होंने अब्बास के आदमियों को मार के जेसॉक को हासिल किया है, मगर अब करीम रैंसम के पैसे चाहता है। मिंजू उसे रैंसम की आधी अमाउंट दे देता है। जेसॉक को कार की ट्रंक में रखा है। उसकी हालत बहुत खराब है। टॉर्चरिंग के कारण वो मेंटली अनस्टेबल हो गया है। तो अब मिंजू टैपिंग के जरिए उससे कहता है कि वो उसे घर ले जाने आया है। वो देख के जेसॉक रोने लगता है। जैसे ही ये लोग जेसॉक को लेके वहां से जाते हैं, अब्बास वहां पहुंचता है। जेसॉक को ना देख के अब्बास बौखला जाता है। जेसॉक उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, तो वो जेसॉक को ढूंढने का फैसला करता है।
यहाँ मिंजू और पांसू को करीम के लोग एक पुराने घर रुकाते हैं, क्योंकि जब तक बाकी के पैसे नहीं मिलते तब तक वो जेसॉक को छोड़ने वाले नहीं है। जेसॉक अब रिकवर होता है। वो पांसू को पहचान जाता है, क्योंकि कभी पांसू ने उसकी मदद की थी। मिंजू उससे कहता है कि फॉरेन अफेयर्स ने उसे जेसॉक की रिहाई के लिए भेजा है, क्योंकि जेसॉक ने उसे ही टैपिंग के जरिए मैसेज भेजा था। मिंजू जेसॉक को उसके फैमिली की फोटो देता है, जो देख के जेसॉक इमोशनल होता है। अपने बच्चे की पेंटिंग देख के जेसॉक का दिल भर आता है। दूसरे दिन सुबह करीम का आदमी देखता है कि अब्बास अपनी गैंग के साथ उनकी तरफ ही आ रहा है, तो ये लोग पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। दूसरी ओर कोरिया में चोई को पता चलता है कि मिनिस्ट्री ने इंटेलिजेंस एजेंसी के कहने पे बाकी के 2.5 मिलियन देने से मना किया है। तो चोई एजेंसी के चीफ टोजिन से मिलता है। टोजिन ईगो में आके चोई से कहता है कि इतनी बड़ी अमाउंट इस वक्त किसी के फिरौती के लिए नहीं खर्ची जा सकती, क्योंकि अगले साल कोरिया में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। अगर पब्लिक को इस बात का पता चला तो गवर्नमेंट की इमेज खराब होगी। फिर भी अगर तुम्हारा वो लड़का जेसॉक के साथ जॉर्डन बॉर्डर तक पहुंच जाता है तो मैं फिरौती के बाकी पैसे रिलीज करूंगा। यहाँ जेसॉक को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। करीम मिंजू से कहता है हेन से उसे पता चला है कि कोरियन गवर्नमेंट ने बाकी के पैसे देने से मना किया है। वो सुन के मिंजू शॉक होता है। करीम कहता है अब मिशन कैंसिल करने का वक्त आया है। तो अब मिंजू करीम को रिक्वेस्ट करता है कि वो कोरिया एक कॉल करना चाहता है। यहाँ पूरे शहर में स्केच के जरिए मिंजू की तलाश हो रही है। मिंजू करीम के साथ पास ही के टेलीफोन सर्विस जाता है। कोरिया कॉल लगाने पर मैकॉन मिंजू से कहता है कि उसके जेसॉक के साथ जॉर्डन की बॉर्डर पहुंचने पर ही कोरियन गवर्नमेंट पैसा रिलीज करेगी, क्योंकि जेसॉक की बार बार किडनैपिंग से वो कंफ्यूज हो गए हैं, तो वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। वो सुन के मिंजू वहाँ के क्लर्क से किसी को टेलीग्राम करने के लिए पेपर लेता है। तभी यहाँ बाहर अब्बास के लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो अब करीम आके मिंजू से वहाँ से निकलने कहता है। मिंजू टेलीग्राम कोरियन गवर्नमेंट को ना करके हेंस को करता है। वक्त न होने की वजह से वो उसमें सिर्फ एक ही वर्ड लिखता है और वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल जाता है। यहाँ कोरिया में चोई चीफ सेक्रेटरी से बात करता है, मगर वो भी अब चोई की कुछ मदद करने में अफसोस जताता है। वो चोई से कहता है कि किसी एक आदमी के लिए वो अपना करियर दांव पे नहीं लगा सकता। इस बात को फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट का स्टाफ जान जाता है। तो अब मैकॉन अपने स्टाफ की तरफ से चोई से कहता है कि फिरौती के पैसे के लिए पूरा डिपार्टमेंट अपनी 3 महीने की सैलरी देने को तैयार है। भले यह अमाउंट 2.5 मिलियन नहीं है, मगर हमारे कलीग्स के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। तो अब चोई अपनी जिम्मेदारी पे हेंस को ऑफिशियली रिक्वेस्ट करने का फैसला करता है। मतलब वो अपना करियर दाव पे लगाने को तैयार होता है। या लेबनान में करीम मिंजू को गन देते हुए कहता है कि आगे का रास्ता उसे ही ढूंढना होगा, इससे ज्यादा वो उसकी और कुछ मदद नहीं कर सकता। तो अब मिंजू फैसला करता है कि वो बेरूट से बाहर निकलेगा। जेसॉक कहता है यहाँ से तो निकलेंगे, मगर एयरपोर्ट से प्लेन में नहीं बैठ पाएंगे। मिंजू कहता है लेबनान की बॉर्डर सिटी रशाया में हाजित नाम का एक एजेंट हमारी यहाँ से निकलने में मदद कर सकता है, मगर वहाँ तक पहुँचे कैसे। तो अब पांसू उनसे कहता है कि वो उन्हें बॉर्डर तक पहुँचाएगा, क्योंकि वो भी उनके साथ कोरिया जाना चाहता है। उसे अमेरिका का वीज़ा जो चाहिए। वो सुन के मिंजू पांसू से कहता है कि उसने उससे झूठ कहा, उसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं कि वो किसी को वीज़ा दे सके। वो सुन के पहले तो पांसू शॉक होता है, मगर बाद में अच्छे दिल से उनकी मदद करने को तैयार होता है। वो चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लाइला को भी उसके साथ कोरिया ले जाया जाए। सब अगले दिन सुबह निकलने का फैसला करते हैं। पांसू लाइला को पिकअप करने उसके घर जाता है, मगर वहाँ लाइला नहीं होती। तो वो उसके लिए चिट्ठी छोड़ता है कि वो जैसे ही कोरिया पहुँचेगा वो उसे भी वहाँ बुलाएगा। दूसरे दिन इन लोगों को ढूंढते हुए अब्बास उनके ठिकाने तक पहुँच जाता है, जिसकी खबर करीम को लगती है। तो वो अपनी गैंग के साथ मिंजू को बचाने निकलता है। यहाँ अब्बास के लोग बस्ती में मिंजू और जेसॉक को ढूंढने लगते हैं। उनके फायरिंग की आवाज़ सुन के मिंजू समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। विंडो से नीचे वो अब्बास के लोगों को देखता है, तो वह जेसॉक को लेके वहाँ से भागने का फैसला करता है। यहाँ पांसू उस बस्ती में पहुँचता है, तो वो भी अब्बास के लोगों को देखता है। मिंजू बीमार जेसॉक के साथ छत के रास्ते भागने जाता है, मगर एक जगह अब्बास का आदमी उन तक पहुँच ही जाता है। तो अब उनकी मदद करने पांसू आता है। वो दूर से बड़ी मुश्किल से निशाना लगा के उस आदमी के पैर पे गोली मार देता है। मिंजू जेसॉक के साथ एक केबल के जरिए नीचे उतरता है। अब ये तीनों पांसू की कार के जरिए वहाँ से भागते हैं। तो अब्बास अपने आदमियों के साथ उनकी कार का पीछा करने लगता है। उनकी गोलियों से बचने के चक्कर में इनकी कार एक पतली गली में फंस जाती है। तो अब अब्बास के लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो देख के पांसू अकलमंदी दिखा के कार को रिवर्स में लेता है और फिर एक्सीलेटर दबा के वहाँ से कार को निकालता है, मगर अब्बास मिंजू का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। तो वो उनकी कार को चेस करते हुए फायरिंग करने लगता है। उनसे बचने के लिए पांसू कार को सीढ़ियों से नीचे उतारता है, जिस चक्कर में कार पलट जाती है।
कि तभी करीम के लोग आके अब्बास की कार पे फायरिंग करके उसे रोकते हैं। मगर अब्बास फिर भी मिंजू को मारने गन उठाता है तो करीम आके उसे शूट कर देता है। अब करीम मिंजू से कहता है हमें बाकी के $2.5 मिलियन मिल चुके हैं। तो उसने यूएन की फ्लाइट में मिंजू और जेसॉक की सीट बुक की है। मिंजू उससे कहता है कि क्या और एक सीट का इंतजाम हो सकता है। करीम कहता है 2 ही सीट अवेलेबल थी। ये बात पांसू सुनता है तो वो उन्हें जाने कहता है। वो देख के इमोशनल होके मिंजू पांसू से कहता है कि डिप्लोमेट होने के नाते मैं और एक सीट का जुगाड़ कर लूंगा। वो सुन के पांसू बहुत खुश होता है। अब ये तीनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सीट तो 2 ही है। तो अब मिंजू अपने नाम पे पांसू को भेजता है क्योंकि वो पांसू का दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहता। पांसू भी समझ जाता है कि मिंजू उसके लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है। मिंजू उन दोनों से झूठ कहता है कि वो अगले प्लेन से कोरिया पहुंचेगा। यूएन का प्लेन जेसॉक और पांसू को लेकर निकल जाता है। तो यहाँ एयरपोर्ट पे बशीर मिंजू को अरेस्ट करता है। मिंजू समझ जाता है अब उसका वहां से निकलना पॉसिबल नहीं। तो कुछ सोच के वो अचानक अपनी बैग उठा के चिल्ला के आसपास के लोगों से कहता है कि उसकी बैग में बॉम्ब है। डर के मारे सब लोग नीचे बैठ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्टर्स भी है। मिंजू उन सबसे कहता है मैं हमारे एक डिप्लोमेट को छुड़ाने यहाँ आया था। मैंने ना कोई गैर कानूनी काम किया है, ना मैं कोई टेररिस्ट हूँ। मैं एक कोरियन डिप्लोमेट हूँ जिसके साथ यहाँ मुजरिमों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। मुझे अरेस्ट करके ये लोग शायद फिर कभी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ की सच्चाई आपके सामने है। इतना कह के मिंजू अपने आप को बशीर के हवाले करता है। दूसरी ओर कोरियन एयरपोर्ट पे टोजिन जेसॉक का स्वागत करके मिशन के कामयाबी का क्रेडिट खुद लेता है। जेसॉक पूरे 1 साल बाद अपनी फैमिली से मिलता है। अगले दिन सुबह हेंस का बटलर उसके लिए चाय लेके आता है और उससे पूछता है कि रैंसम के बाकी बचे हुए 2.5 मिलियन उसने करीम को अपनी तरफ से क्यों दिए, जबकि कोरियन गवर्नमेंट ने पैसे देने से इनकार किया था। हेंस कहता है कि अगर मैं पैसा नहीं भेजता तो इस फील्ड में मैं मेरी विश्वसनीयता खो देता। मुझे कोरियन गवर्नमेंट पे तो भरोसा नहीं था, मगर उस लड़के पे था जो अकेला अपने बलबूते पे लेबनान जैसी जगह अपने कलीग को छुड़ाने गया। अब हेंस वो टेलीग्राम दिखाता है जो मिंजू ने उसे बैरूट से भेजा था, जिसमें मिंजू ने एक ही वर्ड लिखा होता है प्लीज। वो चोई ने उसे पेमेंट के लिए ऑफिशियली किए हुए रिक्वेस्ट का पेपर भी दिखाता है। हेंस कहता है इतने सबूत मेरा पैसा कोरियन गवर्नमेंट से निकालने के लिए काफी है। यहाँ लेबनान में कुछ दिनों बाद मिंजू को जेल से निकाल के एयरपोर्ट लाया जाता है, जहाँ उसे लेने कार्टर आता है। कार्टर बताता है कि मिंजू ने उस दिन एयरपोर्ट पे जो ड्रामा किया उसे पूरी दुनिया ने न्यूज के माध्यम से देखा, जिसको लेके इंटरनेशनल अथॉरिटी से लेबनान पे बहुत प्रेशर आया और तुम्हें छोड़ने का फैसला उन्हें लेना पड़ा। अब मिंजू कार्टर से $2 लेके बशीर के एक आदमी को देता है और 1 महीना अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए उसे थैंक्स कहता है। यहाँ कोरियन एयरपोर्ट पे ओलंपिक कमेटी मेंबर्स का स्वागत किया जाता है। तभी मिंजू भी एयरपोर्ट से बाहर आता है, मगर उसका स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं है। तभी एक टैक्सी वाला उसे बुलाता है। वो कोई और नहीं पांसू है जो स्पेशली मिंजू को लेने आया है। उसे देख के मिंजू बहुत खुश होता है। पांसू बताता है कि वो यहाँ उसकी माँ और लायला के साथ रहता है। दोनों एयरपोर्ट से निकलते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।